हेलो एवरीवन, मैं शास्त्रांगद। आज आपको संविधान में ये बताएंगे कि जो हमारा संविधान बना, उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये जो संविधान सभा गठित हुई वो किस तरह से गठित हुई और फिर कब बैठक हुई, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, इन सब संबंध के बारे में बताऊंगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हर परीक्षाओं में एक आध साल के अंतर पर इससे प्रश्न जरूर पूछता है। और इसमें ये जो संविधान सभा का गठन हुआ या जो इस बीच जो प्रक्रियाएं चली, जो इनमें समितियां गठित हुई, जो लोग इससे जुड़े, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए संवैधानिक विकास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका संविधान सभा है। तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में मैं बताऊंगा, पॉइंट वाइज भी बताऊंगा। तो थोड़ा इसको कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और चीज़ों को कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा राइट डाउन नोट करिएगा, तो आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारा जो संविधान है इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले बार संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कहाँ किया गया था, तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे पहले वहीं किया गया था 1787 वगैरह के आसपास किया गया था। फिर उसके बाद फ्रांस में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये बात हुई। लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान सभा का गठन किया गया वो तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके पहले ऐसे भारतीय राजनेता बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने 1895 के अपने बिल में कहा था कि भारत का संविधान बनाने के लिए उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। यानी कि संविधान सभा की जो सैद्धांतिक व्याख्या किए थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का विधान बनाने के लिए भारतीयों को शामिल किया जाए और जो भी भारत का संविधान बने वो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो उसका इस आधार पर विरोध हुआ था कि भारत के बारे में कानून बनाया जा रहा है और उसमें भारतीयों को ही शामिल नहीं किया जा रहा है। सारे लोग अंग्रेज थे, उन्हीं की सिफारिश पर कानून बनना था। तो ये सब बातें चल ही रही थी। और इसी दौरान आप देखेंगे कि जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में नहीं रहना है, भारत को छोड़ देना है, तो अब यह आवश्यक हो गया कि जो स्वतंत्र भारत बनेगा उसका अपना एक अलग संविधान होगा और ये जो संविधान होगा उसका निर्माण भारतीय ही करेंगे। ये बात अब पक्की होने लगी। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहली बार 1942 में 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, इस क्रिप्स मिशन में पहली बार ये कहा गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी क्या होंगे, शामिल होंगे। ये बात क्रिप्स मिशन में की गई थी। लेकिन अभी तक जो कि विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था, नंबर 1 का बदमाश आदमी, तो भारत को आज़ाद नहीं करना चाहता था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्थितियां बदलने लगी, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई, क्लेमेंट इटली जो लेबर पार्टी के थे वो बने। चुनाव अभियान में उन्होंने ये वादा किया था, क्रिप्स मिशन में भी वो आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश को आज़ाद कर देंगे। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को आज़ाद कैसे किया जाए
और आज़ाद भारत के लिए जो संविधान बने उसके लिए संविधान सभा का गठन किस तरह किया जाए, इन्हीं सब बातों को विचार विमर्श के लिए उन्होंने 1946 में 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा। याद रखिएगा 1946 में उन्होंने 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन भेजा था। ये जो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसी में ये तय किया गया कि आज़ाद भारत के लिए एक संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए। यानी कि ये जो हमारा संविधान बना, इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का क्या किया गया, ये गठन किया गया। ये जो संविधान सभा बनी, ये किसके द्वारा बनी, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी। ये बात आप याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन आया था मार्च 46 को। इस कैबिनेट मिशन में कहा गया कि ये जो संविधान सभा बनेगी, ये भारतीयों से मिलकर बनेगी। यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, भारतीय होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो संविधान सभा होगी, ये कहा गया कि इसमें कुल 389 सदस्य होंगे। यानी कि जो संविधान सभा बनेगी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389 होगी। ठीक है, लेकिन उस समय भारत की जो राजनीतिक संरचना की जो इकाई थी वो इस तरह से थी। ब्रिटिश प्रांत थे, ये क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनकी संख्या 11 थी। और दूसरे नंबर पर थे ये आयुक्त प्रांत या कमिश्नरी प्रांत। ये जो आयुक्त प्रांत थे, इनकी संख्या 4 थी। और उस समय देशी रियासतें भी थीं। और उस समय जो देशी रियासतें थीं, उनकी जो संख्या थी देशी रियासतों की, वो लगभग 565 के क्या थी, करीब थी। ये थी संरचना। ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, यहाँ पर विधानसभाएं थीं और ये गवर्नरों के द्वारा शासित होते थे। तो ये कहा गया कि ये जो ब्रिटिश प्रांत हैं, इनके लिए 292 सीटें दी जाती हैं। ये ब्रिटिश प्रांतों के लिए कहा। 292 सीटें अलॉट की जाती हैं ये ब्रिटिश प्रांतों के लिए। और ये जो 4 आयुक्त प्रांत थे, ये कहा गया कि एक एक आयुक्त प्रांत में एक एक सीटें दी जाएंगी। इसलिए आयुक्त प्रांतों के लिए जो सीटें रखी गई, वो कितनी रखी गई, 4। और देशी रियासतों के लिए जो बड़ी बड़ी देशी रियासतें थीं, उन्हीं के लिए किया गया। बहुत सारी छोटी रियासतों को आपस में मर्ज करके उनके लिए सीटें आवंटित की गईं। और इस तरह से जो देशी रियासतें थीं, उनके लिए सदस्यों की संख्या 93 रखी गई। ये इसमें कहा गया। और ये कहा गया कि ये सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर, कितना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होगा, चुनाव होगा। ये आंकड़ा रखा गया कि सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होगा, चुनाव होगा। लेकिन ये जो सीटें थीं, ये सीटें, इसमें आरक्षण दिया गया था। इसमें क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। ये आरक्षण कैसे था, ये कहा गया ये जो सीटें थी, इसमें से इन सीटों में आरक्षण दिया गया। 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई, 73 सीटें मुसलमानों के लिए रखी गई, कि मुस्लिमों के लिए रखी गई, और 4 सीटें सिखों के लिए रखी गई। सिखों के लिए कितनी रखी गई, 4 सीटें रखी गई। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में किस धर्म के लोगों को के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, तो मुसलमानों के लिए और सिखों के लिए थी। सिखों के लिए ये 79 थी। कितनी थी ये, 79। सिखों के लिए कितनी थी, मुसलमानों के लिए कितनी सीटें थी, 79 थी। ये क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। इसकी अलावा जो महिलाएं थीं, जो SC ST वर्ग के लोग थे,
उनके लिए भी क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था कि जैसे महिलाओं के लिए 15 सीटें आरक्षित की गई, जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके लिए 26 सीटें रखी गई, जो अनुसूचित जनजाति थे उनके लिए 33 सीटें क्या की गई, आरक्षित की गई। यानी कि आप देख रहे हैं, एक बार धर्म के आधार पर आरक्षण किया गया, फिर दूसरे जाति के आधार पर क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, फिर लिंग के आधार पर क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। तो इस तरह से जो संविधान सभा बनने वाली थी उसमें सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। यहां तक एंग्लो जो इंडियन थे उनके लिए भी सीटें रिजर्व रखी गई, जो पारसी कम्युनिटी के थे उनके लिए भी सीटें क्या की गई, आरक्षित की गई थी, ये कहा गया। लेकिन अब समस्या यह थी कि चुनाव कैसे हो। पहली बार जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कहा गया था कि चुनाव वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन मुस्लिम लीग अपना एक स्वतंत्र धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग कर रही थी और उसके लिए वह गृह युद्ध चला दिया था। डायरेक्ट कार्रवाई में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, स्थिति ऐसी नहीं थी। और जो मार काट मचा था, अम्बेडकर ने कहा यह एक सिविल वॉर है। ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 45 से लेकर के 45 से लेकर के 47 के बीच का जो दौरान था किस राजनेता ने सिविल वॉर कहा था, तो अम्बेडकर ने कहा था। बहरहाल छोड़िए, तो ये तय हुआ कि इस समय जो अव्यवस्था है उसको देखते हुए चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सकता है। तो इसीलिए यह तय हुआ कि यह जो ब्रिटिश प्रांतों की, किताबों में देखिए थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, भी मैं समझाऊंगा आपको। ये जो ब्रिटिश प्रांतों के जो मेंबर हैं संविधान सभा के लिए, यहाँ की जो विधान सभाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों के चुनाव के लिए ये कहा गया कि यहाँ की जो विधान सभा के जो सदस्य हैं वही लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी विधि के द्वारा संविधान सदस्यों का क्या करें, चुनाव करें। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हो रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जब जनता किसी को चुने, और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब किसी को चुनते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष कहा गया। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलियां जो थीं इनका चुनाव जनता ने किया था, और ये किसको चुन रहे हैं, संविधान सभा के सदस्यों को। तो इसीलिए जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ। किताबों में दिया जाता है कि ये आयुक्त प्रांतों के सदस्यों का भी चुनाव हुआ, लेकिन आयुक्त प्रांतों में जब विधानसभाएं थी ही नहीं तो यहां चुनाव कैसे होगा। ठीक है, आप डी बसु की किताब पढ़िए, मैकमिलन की किताब पढ़िए, तो वहां ये कहा गया है, वहां लिखा गया है कि ये जो आयुक्त प्रांत के जो सदस्य थे, यहाँ के जो गवर्नर थे, यहाँ के जो प्रशासक थे, उन लोगों के द्वारा नॉमिनेट किए गए। यानी कि यहाँ पर ठीक है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने गए और यहाँ क्या किए गए, नॉमिनेट किए गए यहाँ के गवर्नर के द्वारा। और ये जो देशी रियासतें थीं, अब इनका चुनाव कैसे हो, तो ये कहा गया कि देशी रियासत के जो सदस्य हैं इनका चुनाव करने के लिए एक परामर्श मंडल बैठाया जाए। क्या यहाँ किया जाए, परामर्श मंडल का क्या किया जाए, गठन किया जाए। और इस परामर्श मंडल की सिफारिश पर जिन लोगों का नाम बताएंगे उन्हीं को क्या किया जाएगा, संविधान सभा में क्या दी जाएगी, जगह दी जाएगी। बहरहाल लेकिन व्यवहारिक रूप में यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो तथाकथित राजा महाराजा, जो अंग्रेजों के जो गुलाम थे, जो चाटुकार लोग थे, उन लोगों ने संविधान सभा में सदस्यों को क्या किया, नॉमिनेट किया। और ये जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न हुआ। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का जो चुनाव कब हुआ, तो यह जो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 को हुआ। ये चुनाव संपन्न हुआ। जब चुनाव संपन्न हुआ
तो जो यहाँ के जो कैंडिडेट थे, चुनाव यही हुआ था, यानी कि 296 सीटों में चुनाव हुआ था। तो यहाँ जो चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा जो सीट पाई वो कांग्रेस पार्टी पाई। ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं, ठीक है, उस समय वाली कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस 208 सीटों पर क्या रही, ये विजयी रही, 208 सीटों पर। और ये जो मुस्लिम लीग है, ओवैसी वाली नहीं, आजकल ओवैसी बड़े चर्चा में हैं, बड़े नेता हो गए हैं, ठीक है, और एक दिन देखिएगा देश का विभाजन कराएंगे ओवैसी। ये जो मुस्लिम लीग थी, ये जो मुस्लिम लीग थी, इसने 73 सीटें जीती। कितना? 73। इन्होंने 73 सीटें जीती। ये दो लोग बड़ी पार्टियां थी, ये सीटें जीती। बाकी 8 निर्दलीय उम्मीदवार थे। जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो कितने थे? 8 थे। इसके अलावा 7 पार्टियां एक एक सीटें पाईं। उन 7 पार्टियों के नाम आपको मैं बता दे रहा हूं। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, सिखों की थी। किसकी थी? सिखों की थी। अनुसूचित जात की थी। किसकी थी? अनुसूचित जात की थी। और कम्युनिस्ट पार्टी। ये 7 पार्टियां थीं और इन लोगों ने एक एक सीटें पाई। तो आप देखेंगे ये टोटल जो सीटें हो जाएंगी 296 सीटें हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या हुआ? चुनाव संपन्न हो गया। और जब चुनाव संपन्न हो गया तो आप देख रहे हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस का ही क्या है? वर्चस्व है। और दूसरी चीज, कांग्रेस का वर्चस्व तो है ही है, और मुस्लिम लीग शुरू से ही संविधान सभा का क्या कर रही है? बहिष्कार कर रही है। चुनाव तो लड़ गई, लेकिन वो संविधान सभा का क्या कर रही है? बहिष्कार कर रही हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए एक अलग से संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। याद रखिएगा, यह जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो अविभाजित भारत के लिए हुआ था, यानी कि जो भारत विभाजित अभी नहीं हुआ था, ये उसी संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। जब जुलाई अगस्त में जब 46 में चुनाव हो गया तो अब संविधान सभा के बैठक होने की बातचीत होने लगी, लेकिन मुस्लिम लीग अभी तैयार नहीं थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट लग रहा था। और बाद में अब ये तय हुआ कि अब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की क्या हो? बैठक हो। अब देखिए, यहीं से थोड़ा क्वेश्चन आपसे बनता है। 1-2 चीजें और आपको बता दूं। ये जो संविधान सभा बनी, इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से जो मनोनीत किए गए थे, आंग्ल भारतीय समुदाय से, वो फ्रैंक एंथोनी थे। मालामाल वीकली पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें एक एंथोनी भाई हैं, लॉटरी जीतते हैं तो फिर ऊपर चले जाते हैं। फ्रैंक एंथोनी थे। दूसरे जो थे वो पारसी समुदाय से थे, वो HP मोदी थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न कि हमारी संविधान सभा में पारसी समुदाय से कौन थे, तो वो कौन थे? PH मोदी। मोदी जी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चुने गए थे। लेकिन जो हमारी ये संविधान सभा बनी, अब इसके सदस्य भी चुन लिए गए। तो अब ये ज़रूरी है कि अब आप बैठिए, संविधान सभा बैठिए और बैठक करिए और संविधान बनाइए। तो जो हमारी ये संविधान सभा हुई, तो इसकी जो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ, जो गठित की गई, इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा देखिएगा। हमारी संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा के अनुसार किया गया। जो हमारी संविधान सभा गठित की गई वो फ्रेंच पद्धति के आधार पर, किसके? फ्रेंच परंपरा के आधार पर संविधान सभा हमारी क्या हुई? ये गठित हुई 6 दिसंबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई, तो 6 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की क्या हुई? स्थापना हुई। ये हुई पहली बार। जब संविधान सभा की स्थापना हो गई
तो जो इसकी जो बैठक बुलाई गई वो 9 दिसंबर, ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। बुलाएगा कौन? तो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बॉवेल थे। यानी कि हमारी संविधान सभा की जो बैठक बुलाई गई वो किसके द्वारा बुलाई गई? गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉवेल के द्वारा बुलाई गई। और ये जो बुलाई गई तो उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्यों को भी क्या किया गया था? बुलाया गया था। और ये जब ये बुलाई गई तो उस समय जो नई दिल्ली का, जिसे आज संसद भवन कहते हैं, जो उसका केंद्रीय हॉल था उसी में बुलाई गई थी। और ये जब बुलाई गई तो जो इसका टाइम रखा गया वो 11 बजे। कितना रखा गया? 11 बजे हमारी संविधान सभा की ये पहली बैठक बुलाई गई। और ये जब बैठक बुलाई गई तो उस समय मुस्लिम लीग, कौन? मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्य उसमें शामिल नहीं हुए। न तो मुस्लिम लीग शामिल हुआ, न तो देसी रियासत के सदस्य शामिल हुए। और इसीलिए इस पहली बैठक में कुल जो सदस्य उपस्थित हुए उनकी संख्या 207 थी। कितनी थी? 7। ना तो देसी रियासत के सदस्य थे और ना तो मुस्लिम लीग के सदस्य, यानी कि कांग्रेस के ही लोग थे। और ये जो बैठक बुलाई गई तो इस बैठक में जो कांग्रेस के सबसे सीनियर मेंबर थे, संविधान सभा के जो सबसे सीनियर मेंबर थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे, सबसे सीनियर मेंबर थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रातः 11 बजे बैठक हुई। और बैठक बुलाने वाले थे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉवेल थे। ये बैठक हुई और बैठक में जो पहले बोले उनका नाम था JB कृपलानी। ये बिहार के थे, बेसिकली ये मारवाड़ी थे, लेकिन ये कई पीढ़ियों से बिहार में रह रहे थे और ये शिक्षक थे। इनका नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया था कि संविधान सभा की में पहले बोलने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो पहले बोलने वाले व्यक्ति जो थे वो JB कृपलानी थे। जब बैठक हो गई, औपचारिकता शुरू हो गई, लेकिन इसके 2 दिन बाद, कितना? 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट, चेयरमैन संविधान सभा का चुना गया। और HC मुखर्जी को, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी को संविधान सभा का क्या चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए गए तो अब नेहरू जी भी पीछे नहीं थे। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यानी कि इसी दिन से कार्रवाई क्या हुई? शुरू हुई। पहला अधिवेशन जो शुरू हुआ वो यही है। लेकिन जब मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्य शामिल नहीं थे तो अंबेडकर ने सलाह दिया और EMR जयकर ने भी सलाह दिया कि अभी थोड़ा सा हम लोगों को मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्यों का इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो उन्होंने लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। लेकिन 6-7 सप्ताह देखने के बाद जब मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, अपनी अलग संविधान सभा, अलग पाकिस्तान की मांग पर जब अड़े रहे, तो बाद में ये जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और बाद में यही जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ हमारी संविधान की प्रस्तावना का क्या बना? रूप बना। लेकिन अब ये लगने लगा था कि पाकिस्तान का मतलब विभाजन हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा।
तो इसीलिए जब नए गवर्नर जनरल हमारे आए, लॉर्ड माउंटबेटन, जो राजकुमार भी थे, जब ये आए तो तमाम चीज़ों को विचार विमर्श करने के बाद, ब्रिटेन जाने के बाद, इन्होंने 3 जून 1947 के विभाजन की घोषणा कर दी। इन्होंने 3 जून 1947 के विभाजन की क्या कर दी? घोषणा कर दी। जब विभाजन की घोषणा कर दी गई तो यानी कि पाकिस्तान बनेगा, पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो सिंध है, जो बलूचिस्तान है, जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, इन सब को मिला करके एक इधर वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान बनेगा, और जो बांग्लादेश है और जो असम का जो सिलहट जिला है, इसको काट करके क्या बनेगा? पूर्वी पाकिस्तान बनेगा। ये 2 भागों में बट करके पाकिस्तान बनने की जो बात आई, तो यानी कि जब संविधान सभा के जो ये सदस्य थे वो उस क्षेत्र में चले गए। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन राज्यों में संविधान सभा के लिए दोबारा चुनाव हुआ? तो पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत के जो सदस्य थे वहाँ पर क्या हुआ? दोबारा चुनाव हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो मुस्लिम लीग की सहायता से पश्चिम बंगाल में ढाका सीट से जीते थे। जब पाकिस्तान बन गया तो उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई। इसीलिए दोबारा एम.आर. जयकर ने अपने बम्बई प्रांत की पूना सीट से इस्तीफा दिया और अंबेडकर दोबारा चुनाव जीत के आए। ये 3 जून 1947 की जो विभाजन की घोषणा हुई, तो इसके तहत संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या समायोजित की गई वो कही गई 324 होगी। कितना? 324 की गई। लेकिन ये संभव नहीं हुआ, और जब दोबारा विभाजन के बाद, जब विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, विभाजन के बाद जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई, तो उस समय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वह समायोजित होकर के कितनी बनी? 299। कितनी बनी? 299 क्या हुई? ये आ गई संविधान सभा के सदस्यों की। इस 299 सदस्यों में से 229 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। और ये जो 29 सदस्य थे, 70 सदस्य थे, ये देसी रियासतों से आए। फाइनली ये स्थिति आई, देसी रियासतों से कितने थे? 70 सदस्य आए। जो हमारी संविधान सभा जो संविधान बनाई, जो गठित हुई थी वो अलग थी, जिसने संविधान बनाया वो ये थी। यानी कि हमारे संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा के जो सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 299। लेकिन संविधान सभा के जो चुनाव हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ये थोड़ा सा आप क्लियर रहिएगा, कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। बहरहाल चलिए आगे देखिए। अब ये जो हमारा जो संविधान बना, तो ये संविधान बनाने के लिए जैसे हम अपना मकान बनाते हैं तो बहुत सारे मकानों को देखते हैं कि कैसा मकान है, और थोड़ा बहुत जब हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसी पर हम नया मकान खड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए जो हमारे बहुत सारे विद्वान थे उनको दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनेगल राव थे, BN राव, उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनको कई देश भेजा गया। अंबेडकर भी कई देश गए, वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया। लगभग कहा जाता है कि 66 संविधानों का जो अध्ययन किया गया, जो लगा कि हमारे संविधान में ये बातें शामिल की जाएंगी, तो उनको हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो जो हमारे संविधान का, देखिए बहुत क्लियर एकदम रहिएगा, हमारे संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था। उन्होंने एक कच्चा मसौदा तैयार किया और विधानसभाओं के पास उन्होंने भेजा, उनकी रिपोर्ट मांगी। जब उनकी रिपोर्ट आ गई तो फिर उसमें उन्होंने संशोधन किया। संशोधन करके
फिर लोगों के बीच, मीडिया के बीच पब्लिश किया गया कि भाई आप लोगों की क्या राय है, आप बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इस तरह से किया गया। फिर उसको उन्होंने समायोजित किया। फिर उसी समायोजन के आधार पर जो उन्होंने फिर से प्रारूप तैयार किया, विधानसभाओं की राय लेने के बाद बनाए, फिर उस पर जो बनाए लोगों की राय लिए, समितियां गठित की गई, तो उन्होंने एक क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, एक प्रारूप बनाया। तो जब उन्होंने प्रारूप बना लिया तो उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, जो संविधान का प्रारूप बनाया था वो BN राव ने किया था, और बाद में जो प्रारूप तैयार किया था उसी पर। तो ये जो प्रारूप समिति बनी थी, जैसे कि इसमें प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे और अंबेडकर को लेकर के इसमें कितने हो जाते हैं, 7। तो 2 बातें याद रखिएगा। ये जो प्रारूप समिति बनी, सबसे महत्वपूर्ण काम इसी का था, और आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि ये जो समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे, कौन चेयरमैन उसके थे, कितनी महत्वपूर्ण समितियां थी, इन सब का मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। ये जो हमारा संविधान बना, इसमें कुल 3 वाचन हुए थे और कुल 12 बैठकें हुई थी। और ये जो पहला जो वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक था। ये पहला वाचन किया गया था, इसमें सामान्य बातचीत हुई। लेकिन जो सबसे लंबा चला और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो द्वितीय वाचन था। कौन सा वाचन था? द्वितीय वाचन। यह जो वाचन था ये 15 नवंबर 1948 से जो शुरू हुआ और यह 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें कई बैठकें हुई। इसमें क्या हुई? कई बैठकें हुई, और यह 7वें अधिवेशन से लेकर के, या 7वें अधिवेशन से लेकर के या 10वें अधिवेशन तक चला। ये हुआ, और इसमें सबसे ज़्यादा वाद विवाद हुए, संशोधन प्रस्तुत किए गए। ठीक है, खंडशः सब चीज़ों पर क्या हुआ? विचार हुआ। और ये संविधान पर जो काम करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, और इसी अधिवेशन में 2 प्रमुख प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। आगे हम समितियों की चर्चा करेंगे। एक विषय संबंधी समिति थी, विषय संबंधी, और दूसरी प्रक्रिया संबंधी समिति थी। एक विषय संबंधी समिति और प्रक्रिया संबंधी। ये जो विषय संबंधी समिति थी, इसमें 11 समितियां थीं। ये 11 समितियां थीं। और जो प्रक्रिया संबंधी समिति बनी, इसमें 10 समितियां थीं। इसके अलावा बहुत सारी उप समितियां, तदर्थ समितियां का क्या किया गया था? गठन किया गया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो विषय संबंधी जो 11 समितियां हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम इसके बारे में आपसे बाद में चर्चा करेंगे लास्ट में। जो तीसरा अधिवेशन हुआ, तीसरा जो वाचन था, वो 14 नवंबर 1949 से लेकर के ये 26 नवंबर 1949 तक चला। यानी कि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के अंगीकार की तिथि कब है, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारे संविधान के कुछ भागों को लागू किया गया। कुल 16 अनुच्छेद, जैसे नागरिकता, संसद के बारे में, आपात स्थिति के बारे में। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को विधिक रूप से क्या किया गया?
अपना लिया गया, लेकिन अभी भी भारत का जो शासन चल रहा था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चल रहा था। लेकिन ये जो हमारी संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, और जो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अगर पूछा जाए जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी दिन 270 पृष्ठों की जो संविधान की जो पुस्तक थी तैयार हो गई थी, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, और जब उन्होंने सौंपा तो उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। और उस समय जो संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी वो 284 थी, 284। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान की पुस्तक पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। और इन हस्ताक्षरकर्ताओं में 8 महिलाएं भी थी। महिलाएं कितनी थी? 8 थी। ये 8 महिलाओं ने भी क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और इसी दिन संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और जो संविधान सभा के जो क्या थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने कार्यवाहक या अंतरिम राष्ट्रपति चुना, यानी कि वो गवर्नर जनरल का जो पद था वो 24 जनवरी 1950 को क्या किया, समाप्त कर दिया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा को लोकसभा और राज्यसभा के रूप में अंतरिम क्या किया गया, गठन किया गया। जब 1952 को जब चुनाव संपन्न हुए तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव हुआ। लेकिन अभी अंतरिम राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का क्या हुआ, गठन हुआ। और हमारा जो संपूर्ण संविधान था वो 26 जनवरी, ये पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यही 26 जनवरी 1950 को प्रथम दिन कहते हैं। संविधान लागू होने का या संविधान का प्रथम दिन जो है वो 26 जनवरी कब है, 1950 से है। ये 26 जनवरी क्या है, 1950 को है। और इसी दिन भारत को क्या किया गया, गणतंत्र घोषित किया गया। एक यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, डोमेनियन काल कब से कब था, डोमेनियन स्टेटस। तो अधिराज्य, डोमेनियन को बोलते हैं अधिराज्य। डोमेनियन स्टेटस का जो काल है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक का जो काल है उसी को क्या कहते हैं, डोमिनियन स्टेटस। अब लास्ट में समितियां बची हैं। थोड़ा सा इन समितियों, जो मैंने कहा कि जो विषय संबंधी जो 11 समितियां थीं उनकी थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहा हूं। समितियों से क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो समितियां हैं इनको थोड़ा सा देखिए, ये समितियां कौन कौन सी थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, दूसरे वाचन में इनका गठन किया गया था। तो इन समितियों की थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले है संघ शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा जो थी वो नियम समिति थी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। ये जो समितियां बनी हैं उसमें पहला है नियम समिति। नियम समिति
इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा, विनियमन समिति, रेगुलेटिंग कमेटी, विनियमन समिति, ये जो विनियमन समिति थी इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो तीसरी थी, देसी रियासतों से वार्ता हेतु, देसी रियासतों से वार्ता के लिए इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा जो चौथी समिति थी, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पांचवी है संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी नेहरू हैं। छठी जो समिति है वो प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं वो सरदार पटेल हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इनका नाम था। बारदोली सत्याग्रह के समय इन्हें सरदार की उपाधि दिया था गुजरात की महिलाओं ने, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल थे। फिर उसके बाद सलाहकार समिति थी, सलाहकार समिति। सलाहकार जो समिति थी इसके भी अध्यक्ष पटेल थे। ये समितियों में सबसे बड़ी थी, 54 सदस्य इसके थे। या बेसिकली दो ये समितियां थी। ठीक है, ये दो समितियां थी, मूल अधिकार उप समिति, उप समिति। ये जो मूल अधिकार उप समिति थी, जो इसके जो चेयरमैन थे JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। कौन थे? HC मुखर्जी थे। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति। कौन थी? प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष अंबेडकर थे। अभी इसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, और इसमें 6 सदस्य थे। इसके अलावा एक कार्य संचालन समिति थी। कौन थी? कार्य संचालन समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। जो कार्य संचालन समिति थी, जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। आखिरी चीज को बताऊं कि ये जो राष्ट्रीय झंडा था इस पर 2 समितियां गठित की गई थी। एक तो संविधान सभा के द्वारा गठित की गई थी। संविधान सभा के द्वारा जो समिति गठित की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित की गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ठीक है, थैंक यू।